नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बात फिर संसद की, जहां एक अहम कानून पास हुआ। ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से जुड़ा है, यानी हमसे और आपसे जुड़ा है, क्योंकि हम चुनाव में वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, फिर वो सरकार ये तय करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, क्या कानून होंगे जिनके तहत हम नागरिक के तौर पर इस देश में रहेंगे। पर इस कानून के अलावा क्या हुआ? दिन भर बवाल हुआ, मिमिक्री को लेकर भी और निलंबन को लेकर। निलंबन की सूची में आज 3 सांसद और जुड़ गए। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में चल रही खींचतान की। ईडी केजरीवाल को समन भेजता है और समन के जवाब में केजरीवाल रिजेक्ट करने की चिट्ठी भेजते हैं। पर इन सब खबरों पर आने से पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ी है। 13 दिसंबर को घुसपैठ के केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 दिसंबर की देर रात एक नई गिरफ्तारी की। गिरफ्त में लिए व्यक्ति का नाम साई कृष्ण जगनी है। साई कृष्ण के बारे में ये जानकारी भी सामने आ रही है कि उसके पिता कर्नाटक पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं और साई कृष्ण खुद बेंगलुरु की एक कंपनी में बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट काम करता है। कहा जा रहा है कि वो इस केस के अन्य आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त है। बता दें, मनोरंजन ने ही सागर शर्मा के साथ मिलकर संसद के अंदर कलर बॉम्ब ओपन किया था। मनोरंजन और साई कृष्ण बेंगलुरु इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचमेट थे। जब मनोरंजन से पूछताछ की गई तो उसने अपने सहयोगी तौर पर साई कृष्ण का नाम लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम बागलकोट पहुंची उसके घर, जहां साई कृष्ण वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। उसे वहां से हिरासत में लिया गया। साई कृष्ण की बहन स्पंदा ने मीडिया से कहा कि उसके भाई ने कोई गलती नहीं की है। दूसरी सुर्खी, आज भारतीय कुश्ती संघ WFI का चुनाव हुआ और यूपी के चंदौली के रहने वाले संजय कुमार सिंह इसके नए अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह अब पूर्व अध्यक्ष, भाजपा सांसद और पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह कुर्सी पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी और कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट अनीता श्योरान को 40 बनाम 7 के अंतर से हराकर इस सीट पर कब्जा किया। जीत के बाद संजय ने क्या कहा, सुनते हैं। बहुत अहम थी जीत, क्योंकि ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया था जो चरित्र के मामले में उससे उत्तम चरित्र किसी का है ही नहीं, और यह जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है। अब जानते हैं कि जीत दर्ज करने वाले संजय सिंह कौन है। उपनाम बबलू, चंदौली के झांसी गांव के रहने वाले, पापा दादा दंगल कराया करते थे। इसके चलते संजय की भी कुश्ती में एंट्री हुई। 2008 में वो वाराणसी कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष बने। 2009 में कुश्ती का उत्तर प्रदेश संघ बना तो ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय उपाध्यक्ष बने। वो यूपी के कुश्ती संघ के साथ साथ भारतीय कुश्ती संघ में भी पदाधिकारी रहे। 2019 में WFI की कार्यकारी कमेटी में संयुक्त सचिव चुने गए और अब उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। BBC की एक रिपोर्ट में संजय खुद कहते हैं कि ब्रिजभूषण और उनके पारिवारिक ताल्लुकात हैं और इसी वजह से संजय सिंह की उम्मीदवारी का विरोध जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों ने किया था। 11 दिसंबर को पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से कहा था कि संजय को WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्योंकि वो यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रिजभूषण के करीबी हैं। पर संजय का नामांकन बरकरार रहा। चुनाव हुए, नतीजा सामने है। नतीजों के बाद दूसरे पक्ष ने क्या किया? साक्षी मलिक पहलवान है, ओलंपियन है, रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। दिन का अगला अपडेट दिल्ली हाईकोर्ट से आया। कोर्ट ने राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई। कौन सी टिप्पणी? दिन था 21 नवंबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी थी। ऐसे में राहुल पार्टी के प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे और यहां भाषण के दौरान उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें जेब कतरा बताया। राहुल के इस रिमार्क के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति गौतम अडानी भी थे। इसी बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करण की बेंच को चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को 8 हफ्तों का वक्त दिया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, क्योंकि उनके कमेंट पुअर टेस्ट के थे। जी, कोर्ट के यही शब्द थे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के बयानों को लेकर नियम और सख्त करने के निर्देश भी दिए। अगली सुर्खी सिनेमा से। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई। शाहरुख और हिरानी पहली बार मुन्ना भाई MBBS पर साथ काम करने वाले थे, पर तारीखों के चलते नहीं हुआ। फाइनली डंकी बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को पहले दिन इंडिया में करीब 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया।
विदेशी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खतरनाक और इलीगल तरीके का इस्तेमाल होता है, जिसे डोंकी मेथड कहा जाता है। फिल्म इसी के बारे में है। फिल्म के बारे में और बातें जानिए हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से। राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्म्स के अगर आप फ़ैन रहे हैं, पीके, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, MBBS सीरीज़, तो आप निराश हो सकते हैं उनकी इस फिल्म से। डंकी कुछ जगहों पे हंसाती है, यूजुअल जो ह्यूमर होता है राजकुमार हिरानी का वो आपको यहाँ मिलता है। कई जगहों पे बहुत हिलेरियस है, लोग लगातार हंसते रहते हैं और आप फिल्म को देख के उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन उसकी जो बड़ी कमी है पहली, वो उसकी राइटिंग है। उसकी राइटिंग बड़ी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपको वो अपनी कहानी से बांध नहीं पाती, उस कहानी का, और उस कहानी के जो हीरो का मोटिव है, जो एम है उसका, उसके साथ आपका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं बनता है। उसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, और जहाँ पे किसी वजह से कुछ ह्यूमर निकल आता है आप हंस लेते हो, बाकी फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है दूसरे मौक़ों के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो परफॉर्मेंसेस हैं। जितने भी एक्टर्स, लीड एक्टर्स हैं, उनमें जिसको लीड कर रहे हैं पैक को, शाहरुख खान, उनका परफॉर्मेंस है अप टू द मार्क नहीं है। वो मेहनत करते हैं, बहुत जगहों पे नज़र आते हैं, लेकिन जो उनके किरदार की ज़रूरतें हैं वो नहीं दे पाते। उनके किरदार की जो लैंग्वेज है उसके साथ वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक बहुत यूनिक सिचुएशन है कि फ़िल्म के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको जैसे कि कहानी है कि वो पंजाब से लंदन जाना चाहते हैं, डंकी रूट से वो जाते हैं, अवैध तरीके से जाते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। उसके लिए उनको आईलेट्स का एग्ज़ाम देना होता है, अंग्रेज़ी सीखनी होती है। अब ये सारे पात्र ग्रामीण पात्र दिखाए गए हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश बहुत ख़राब बोलते हैं। यहाँ पे शाहरुख हैं, वो रियल नहीं लग पाते हैं। वो कहीं पे इंग्लिश कैसी बोल रहे होते हैं, कहीं पे कैसी बोल रहे होते हैं। यही तापसी पन्नू के साथ है। दिन के कुछ और अपडेट्स से कुछ और सुर्खियां जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ रूम से हमारे साथी। 21 दिसंबर की देर शाम खबर आई कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के एक ट्रक पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस हमले में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इससे एक दिन पहले यानी कि 20 दिसंबर के रोज़ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था पुंछ में ही। अभी इस मामले में ज़्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। 21 दिसंबर को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति यानी कि CWC की भी एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम आला जो नेता हैं कांग्रेस के, वो शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उसमें उन्होंने प्रेस को जानकारी दी कि इस बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। ये तय हुआ कि अब कांग्रेस का पूरा फोकस आगामी लोकसभा चुनावों पर होगा, और इस बात पर भी कि देश की हालिया राजनीति की स्थिति क्या है और संसद में जो चीज़ें हुई उन पर भी एक डिस्कशन हुआ। अपडेट्स यहाँ रुकते हैं, अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले बात संसद की। आज भी निलंबन हुए, बहस हुई, और इस पूरी प्रक्रिया से थोड़ा समय निकालकर देश के सांसदों ने उतने ही जितने निलंबन के बाद सदन में बचे हैं कुछ नए कानूनों पर चर्चा भी की। दिन की शुरुआत हुई बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बयान से। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि संसद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन ठीक नहीं। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुनते हैं। माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। इधर संसद परिसर में मौजूद पुरानी बिल्डिंग के पास से विजय चौक तक इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के सांसदों ने मार्च किया। अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे। इस दौरान सांसदों ने अपने हाथ में एक बड़ा बैनर पकड़ा था जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ, संसद बंद, लोकतंत्र निष्कासित। मार्च के वक्त खड़गे ने मीडिया से बात भी की। तो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में, अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया, और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, लोकसभा राज्यसभा. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad,
everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. इधर भाजपा कुछ सांसद और नेता जंतर मंतर पर विरोध करने बैठे, उन्हें साथ मिला जाट समुदाय के कुछ नेताओं का, और जाहिर है कि वो सांसदों के निलंबन पर नहीं बोल रहे थे मिमिक्री कांड पर, जो अब भाजपा के लिए जातीय अस्मिता के एक मुद्दे में तब्दील हो चुका है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जनादेश का सम्मान सीखना पड़ेगा, लोकतंत्र का सम्मान सीखना पड़ेगा। जिस संसद की सुरक्षा की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस संसद पे जब हमला हुआ तो जिस व्यक्ति ने नारा लगाया अब जलम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, राहुल गांधी के साथ बैठा हुआ है। अगर राहुल गांधी गंभीर होते तो पहले उस व्यक्ति को बाहर निकालते। ये किसान समाज का अपमान है, ये जाट समाज के संघर्ष का अपमान है। जाट समाज कैसे बोलता है, उसकी टोन क्या होती है, उसका वहां मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो संसद के बाहर की बात हुई, अब संसद के अंदर चलते हैं। अंदर कुछ कानूनों पर बहस और वोटिंग होनी थी, लेकिन कांग्रेस के 3 और सांसद लोकसभा से इससे पहले निलंबित हुए। इनके नाम दीपक बैज, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर की सीट से सांसद, डी.के. सुरेश, ये डी.के. शिव कुमार के भाई हैं, और तीसरे कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ। इसके साथ निलंबित सांसदों की टोटल संख्या हो गई 146। कम से कम इस बुलेटिन के लिखे जाने तक तो यही स्थिति है। इसके अलावा सांसदों के निलंबन पर ट्विटर पर भी एक झगड़ा हुआ। पूर्व पत्रकार और टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने यह कहा कि उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई पीयूष गोयल से, जो राज्यसभा में सरकार के सत्ता पक्ष के नेता हैं। साकेत ने इल्जाम लगाया कि पीयूष गोयल ने कहा कि हम बाकी विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर विपक्षहीन दिखेगा सदन तो छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा कि अमित शाह के अगले बिल पर बोलने से पहले इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। पीयूष गोयल ने इस टिप्पणी पर जो ट्विटर पर की गई, इसे पूरी तरह से गप बताया। दोनों लोगों की रिएक्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं। अब वापस लोकसभा पर आते हैं। यहाँ एक अहम बिल को पास कर दिया गया है। राज्यसभा में पहले हो चुका था, अब लोकसभा में राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। यह है देश के चुनाव आयुक्तों से जुड़ा हुआ। आधिकारिक नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। बिल को इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम फैसले के बाद लाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की सदस्यता वाली 3 मेंबर की समिति की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। इस बिल के 5 महीने बाद अगस्त 2023 में केंद्र सरकार पहली बार ये बिल राज्यसभा में लेकर आई। हालांकि इन 5 महीनों में इस कमेटी ने कोई नियुक्ति नहीं की क्योंकि चुनाव आयुक्त का कोई भी पद खाली नहीं था। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी में रखने की अस्थायी व्यवस्था बनाई थी। एक कानून को इस अस्थायी व्यवस्था की जगह लेनी थी। कानून बना, लेकिन कमेटी से सीजीआई को हटा दिया गया और इसलिए सरकार के इस बिल पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमल में कानून बनाया पर फैसले की भावना का ध्यान नहीं रखा, जिसमें चुनाव आयुक्तों के स्वतंत्र होने पर जोर दिया गया था। नए विधेयक के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनेगी। मेंबर भी 3 होंगे, पर इसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा तीसरा जो मेंबर होगा वो प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेट एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता एक तरफ, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मेंबर दूसरी तरफ, यानी 2 व्यक्ति सत्ता पक्ष के, एक विपक्ष का। इसी वजह से इसकी निष्पक्षता को लेकर कई ऑब्जर्वर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा इस बिल में ये प्रावधान भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की सैलरी और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होंगे। इस बिल के पुराने मसौदे में ये सैलरी और भत्ते चीफ सेक्रेटरी के बराबर करने का प्रावधान था, जिसे कई पूर्व चुनाव आयुक्तों के सुझावों और शिकायतों के बाद संशोधित किया गया। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग के जो पुराने लोग हैं उनकी सलाह मानी गई। अब दिसंबर में नया ड्राफ्ट आया और ये पास हो गया। देखिए इस बिल पर हुई बहस की झलकियां। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसके लिए कुछ कानून बनाने के लिए बात की थी, लेकिन कई साल बीत गए, कानून बना नहीं। 91 में एक कानून बना, लेकिन उस कानून में अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं था, इसलिए फिर कोई पीआईएल में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए तब तक ये व्यवस्था रहेगी।
इसलिए पार्लियामेंट के समक्ष कानून अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था। इसलिए ये कानून मैं लेकर के आपके मान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। संसद में देर शाम आए गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने ये कहा, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन सारथी और देश भर के सारे CCTV कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो, वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके साथ ही संसद की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा में चूक, रिकॉर्ड निलंबन, मिमिक्री की शिकायतों के साथ ये संसद एक बार फिर बैठेगी मार्च के महीने में कुछ दिनों के लिए, जब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और देश फिर से उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दाखिल होगा और आम चुनाव के बाद नए सिरे से संसद बैठेगी। इस खबर के बाद अब दिल्ली की एक खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा था पूछताछ के लिए। पिछली बार की तरह केजरीवाल ने इस बार भी चिट्ठी लिखकर ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। पहले जानते हैं कि मामला क्या है जिसमें ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा। अरविंद केजरीवाल और ईडी का मामला दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा है। वही केस जिसमें ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हिरासत में रखा है। ईडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और क्या आरोप है? दिल्ली सरकार की शराब नीति में कई प्रावधान जो निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाते हैं। इनके तहत निजी ठेकेदारों को बिना शर्त और बिना नीलामी प्रक्रिया पालन किए शराब की दुकानें मिली। ठेकेदारों ने शराब की दुकानों का आवंटन पाने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी। ईडी का आरोप, आम आदमी पार्टी के नेताओं की सोहबत की वजह से ऐसा संभव हुआ। ठेकेदारों ने शराब की दुकानों से अवैध धन कमाया और इसे विदेश में ट्रांसफर किया। अब ईडी इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी 2 बार समन भेज चुकी है। पहला समन भेजा 30 अक्टूबर को। पूछताछ का दिन मुकर्रर हुआ 2 नवंबर सुबह 11:30 बजे। जैसे कैलेंडर में 2 नवंबर की तारीख आई, चीज़ें पलट गईं। केजरीवाल ने कहा वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, न पूछताछ में शामिल होंगे। एक चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी लिखी थी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर के नाम। इसमें लिखा, आपके समन से ये बात साफ नहीं होती कि मुझे किस लिहाज से बुलाया गया। गवाह के तौर पर या संदिग्ध के समन से ये भी साफ नहीं होता कि मुझे एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया जा रहा है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर। ये बात संदिग्ध लगती है। जिस दिन ये समन आया उस दिन दोपहर से ही भाजपा के नेता बोलने लगे थे कि मुझे समन भेजा जाएगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद शाम को समन जारी हुआ। इससे बात साफ होती कि समन पहले भाजपा नेताओं को लीक किया गया ताकि मेरी छवि खराब हो। ऐसा केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी के इशारे पर किया गया। फिर केजरीवाल ने लिखा कि मैं दिल्ली का मौजूदा मुख्यमंत्री हूं। पंजाब और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सत्ता संभाल रही पार्टी आपका राष्ट्रीय संयोजक हूं। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 3 दिसंबर को नतीजे आने और राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे यात्रा करना है। मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे जिम्मे बहुत आधिकारिक काम है और नवंबर के दूसरे हफ्ते में दिवाली भी आने वाली है, तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए मेरी उपस्थिति ज़रूरी है। मैंने आपको सारी बातें बता दी, कृपया अपना समन वापस लें। वैसे भी ये समन प्रेरित लग रहा है और जैसा मुझे बताया गया कानूनी रूप से टिकाऊ भी नहीं है। ये तब की बात है। इसके बाद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चले गए। शाम को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ चुनाव प्रचार करते दिखे थे। ये हुई पहले समन की बात। अब दूसरे समन की बात जो ईडी ने भेजा 18 दिसंबर को। पूछताछ का दिन तय हुआ आज यानी 21 दिसंबर का। पर 20 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल विपश्यना साधना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए और उनके इस कार्यक्रम की घोषणा 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से की गई। अब जिस दिन पूछताछ होनी थी उस दिन अरविंद केजरीवाल की नई चिट्ठी सामने आई। इस बार भी ये चिट्ठी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर के नाम लिखी गई। और इसमें क्या था, पॉइंट्स में जानते हैं। जिस दिन मुझे विपश्यना के लिए जाना था उसके एक दिन पहले शाम को समन भेजा गया, जबकि मेरे विपश्यना में जाने का कार्यक्रम पहले से तय था और मीडिया में प्रसारित भी किया गया था। मैं 20 दिसंबर से विपश्यना साधना का कोर्स अटेंड करूंगा। ऐसा मैं बीते 25 साल से लगातार कर रहा हूं। आपके समन की टाइमिंग देखकर मेरा इस बात पर भरोसा मजबूत होता है कि पूछताछ का कोई तार्किक मकसद नहीं बल्कि ये केवल प्रोपेगेंडा है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले सनसनीखेज खबर बनाने की कोशिश है। इसके बाद उन्होंने अपनी पिछली चिट्ठी का भी उल्लेख किया और कहा कि पुरानी चिट्ठी की नोटिस लिए बिना आपने नया समन जारी कर दिया। और फिर बात दोहराई केजरीवाल ने कि उन्हें नहीं मालूम कि एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया जा रहा है या मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। जहां तक मुझे पता है एक राजनीतिक पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के दायरे में नहीं आती।
यह भी कहा कि आपने अपने समन में मुझे केस की डिटेल मुहैया न कराने का चुनाव किया। केजरीवाल ने कहा, मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, न्याय सम्मत समन से पीछे नहीं भागता, लेकिन मैं जानता हूँ आपका समन न्याय सम्मत नहीं है। कारण और ज़रूरत का जिक्र किए बिना जैसे शरीर बुलाए, जबकि कानून कहता है कि पूछताछ में आधिकारिक व्यक्तियों के जरिए भी पेश हुआ जा सकता है। ऐसे में आपके समन का मकसद मुझे प्रताड़ना देने और अपमानित करने का लगता है। समन में यह भी स्पष्ट नहीं कि मुझसे किसी किस्म की जानकारी मांगी जा रही है। समन में किसी प्रश्नावली का जिक्र नहीं जिसका मैं जवाब देता। ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुप कराया जा सके। कृपया ईमानदारी के साथ काम करें, समन को वापस लें। चिट्ठी के बाद बीजेपी के धड़े की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से विपश्यना करने के लिए तैयार रहें। अगर आप में सच है, अगर आपके पास आपकी इस सारे जेल में गए मंत्रियों के बावजूद आपको लगता है कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको जाकर के बताना चाहिए। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? आप अपने उनके जांच एजेंसी का जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। भाजपा के सवालों का जवाब दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। ईडी समन भेजे उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पे बोलना शुरू कर देते हैं, समन आने वाला है, गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। एक के बाद एक उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को भी डाल सकते हैं, मुझे भी डाल सकते हैं, सबको डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। जो ये समन है, जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका किसी भी प्रकार के किसी केस से, किसी इन्वेस्टिगेशन से, किसी भी प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है और भारतीय जनता पार्टी का डर है। आप ध्यान दें, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कानूनी सलाहकार से परामर्श के बाद आगे की राह तय करेंगे। आगे की राह क्या होगी, पार्टी की अंदरूनी तैयारी क्या है? जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रणनीति का सवाल है, तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल 2 तरीके से प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रहे हैं। पहला जो प्लान ए है वो साफ तौर पर ये दिखाई पड़ता है कि अगर ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पूछताछ के लिए बुलाया तो किस तरीके से वो इसकी सिंपैथी लेंगे और 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले इस तरीके की गिरफ्तारी को वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा प्लान बी है वो एक तरीके से साफ तौर पर दिखाने की ये कोशिश है कि ये सब कुछ कानूनी तौर से अवैध है, ईडी पर दबाव है केंद्र सरकार का, और इसीलिए वहाँ पर से समन के बाद समन भेजे जा रहे हैं। जहाँ तक कानूनी प्रक्रियाओं का सवाल है, कानूनी खामी का सवाल है, तो लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कई सारे सवाल हैं कि किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है या आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है? दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या उन्हें पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है? और अगर इन दोनों चीज़ों को लेकर के जवाब मिलता है तो फिर अगर संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है तो क्या जो ईडी जिस कानून के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत काम करती है, क्या उस कानून के तहत उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि किसी पार्टी के कन्वीनर को बुलाया जाए? तो इन चीज़ों को लेकर के उनकी जो कानूनी टीम है, जो उनको कानूनी सलाह देती है, वो काम कर रही है। यहाँ पर एक जिज्ञासा भरा सवाल भी कि ईडी जैसी ताकतवर संस्था के समन को क्या स्किप किया जा सकता है और समन स्किप करने पर ईडी क्या कर सकती है? सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। PMLA रूल्स के मुताबिक ईडी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 3 नोटिस इशू कर सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति पहले नोटिस की अनदेखी करता है तो ईडी उसके खिलाफ दूसरा या तीसरा नोटिस इशू कर सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति इन तीनों नोटिस की अनदेखी करता है तो ऐसे में ईडी क्या कर सकती है? ईडी कोर्ट के माध्यम से उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करा सकती है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दी हुई निश्चित तारीख और निश्चित समय पे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।
सेक्शन 63 पीएमएलए कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को ईडी कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहता है और यदि कोई व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता या गलत इंफॉर्मेशन देता है तो ऐसे में सेक्शन 63 पीएमएलए के एक्ट के तहत के मुताबिक उस व्यक्ति के खिलाफ 10,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। आज के शो में खबरों का सिलसिला यहीं रुकता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।